दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर किया कब्जा तो भड़क उठा मॉस्को। पुतिन के खास रूसी सांसद की खुली धमकी, गिरा दो एटम बम। अब टॉर्पीडो से मिलेगा जवाब। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे यमन में बड़ा खेल। यूएई समर्थित एसटीसी के मुखिया एद्रोस अल जुबैदी रात के अंधेरे में फरार। सऊदी गठबंधन ने उनके ठिकानों पर बरसाया बम। उधर रोमानिया ने एक इजरायली सेटलर को देश से निकाला। जानेंगे क्या है कारण। इनके अलावा आपको बताएंगे भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की मंजूरी। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, रूसी झंडे वाले तेल टैंकर की अमेरिकी सेना द्वारा कब्जे के बाद मॉस्को में भारी गुस्सा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले रूसी स्टेट ड्यूमा के डिफेंस कमेटी के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन और सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने इसे समुद्री डकैती और रूसी क्षेत्र पर हमला करार देते हुए कड़ा सैन्य जवाब देने की मांग की। उन्होंने टॉर्पीडो से अमेरिकी जहाजों पर हमला करने या कुछ जहाज डुबोने का सुझाव दिया और रूसी सैन्य नीति का हवाला देते हुए एटम बम गिराने की बात कही। रूसी सांसद ने कहा कि यह वास्तव में रूसी क्षेत्र पर हमले के समान है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। एलेक्सी जुरावलेव ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें मजबूत और त्वरित जवाब देना चाहिए। हमारी सैन्य नीति ऐसे हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के उपयोग की भी अनुमति देती है। टेलीग्राम पर अपने बयान में जुरावलेव ने कहा कि मॉस्को को सैन्य जवाब देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने रूस से टॉर्पीडो से हमला करके ऑपरेशन में शामिल कुछ अमेरिकी तटरक्षक जहाजों को डुबो देने की वकालत की। उनका तर्क था कि यही अमेरिका को रोकने का एकमात्र तरीका है, जिस पर उन्होंने वेनेजुएला में हालिया अभियानों के बाद मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने रूस की सैन्य नीति का हवाला देते हुए दावा किया कि इसमें राष्ट्रीय हितों पर हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों के उपयोग की व्यवस्था है। दरअसल बुधवार को अमेरिकी सेना ने उत्तर अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया, जिसका पीछा अमेरिकी तटरक्षक जहाजों ने हफ्तों तक किया था। हालांकि रूसी पनडुब्बी इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। ये टैंकर वेनेजुएला के प्रतिबंधित तेल व्यापार से जुड़ा था और अमेरिकी नाकाबंदी से 2 सप्ताह से अधिक समय तक बचता रहा। इस घटना के बाद मॉस्को ने कड़ी निंदा की और कहा कि किसी देश को खुले समुद्र में दूसरे देश के झंडे वाले कानूनी जहाज पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के मुताबिक खुले समुद्र में जहाजों को चलने की आजादी होती है और किसी भी देश को यह हक नहीं है कि वो दूसरे देश में रजिस्टर्ड जहाज के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करे। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मांग की है कि रूसी चालक दल के साथ इंसानी तरीके से व्यवहार किया जाए और उन्हें जल्दी उनके देश वापस भेजा जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संयुक्त सैन्य गठबंधन ने गुरुवार को कहा कि दक्षिणी यमन की साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी के प्रमुख एद्रोस अल जुबैदी दक्षिणी यमन से फरार हो गए। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने बयान में बताया कि एद्रोस अल जुबैदी और उनके साथ कुछ अन्य लोग रात के अंधेरे में एक जहाज के जरिए सोमालीलैंड की ओर भाग गए। आपको बता दें कि जुबैदी वही शख्स है जिसके दम पर यूएई यमन में एक अलग देश बनाने की सपना देख रहे थे, जिसका सीधा फायदा इस्राएल को भी हो सकता था। बयान के मुताबिक अल जुबैदी और उनके साथी अदन से बामेदफ नाम के जहाज पर सवार हुए और इस दौरान जहाज की पहचान करने वाली सभी प्रणाली बंद कर दी गई। ये जहाज बाद में सोमालीलैंड के बेरबेरा बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से अल जुबैदी ने यूएई सेना के संयुक्त अभियानों के कमांडर मेजर जनरल अवाद अल हवावी से संपर्क किया। इसके बाद वे इल्यूशन IL-76 विमान से रवाना हुए। विमान ने बिना मंजिल बताए उड़ान भरी। 3:45 में मोगादिशु पहुंचा। करीब 1 घंटे बाद उड़ान भरकर अरब खाड़ी की ओर गया। ओमान की खाड़ी के ऊपर विमान की पहचान प्रणाली बंद कर दी गई, जिसे अबू धाबी के अल रीफ सैन्य हवाई अड्डे पर उतरने से पहले चालू किया गया। विमान 8:47 में अबू धाबी उतरा। गठबंधन के अनुसार बामेदफ जहाज सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। यही झंडा पहले ग्रीनलैंड जहाज पर भी था।
जिस पर यमन तक हथियार पहुंचाने के आरोप लगे थे। इससे पहले सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि संयुक्त अरब अमीरात एसटीसी फोर्स को सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा के पास हदरामौत और मेहरा इलाकों में सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। हालांकि अबू धाबी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इधर शुक्रवार को एद्रोस अल जुबैदी ने 2 साल के संक्रमण काल का ऐलान किया, जिसमें दक्षिणी यमन के विभिन्न पक्षों से बातचीत और दक्षिण के भविष्य को लेकर रेफरेंडम कराने की बात कही गई। एसटीसी का कहना है कि यमन की पिछली सरकारों ने दक्षिणी इलाकों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया, इसी वजह से वो अलग देश की मांग करती है। वहीं यमन सरकार लगातार देश की एकता बनाए रखने पर जोर देती रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रोमानिया के अधिकारियों ने एक इजरायली सेटलर को देश से बाहर निकाल दिया है। ये कार्रवाई तब की गई जब उसे इयासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया और बताया गया कि वो यूरोपीय संघ EU की पाबंदियों के दायरे में आता है। रोमानियाई अधिकारियों ने बुधवार शाम को जारी बयान में बताया कि ये सेटलर पिछले गुरुवार को इयासी शहर के हवाई अड्डे पर उतरा था। वो वहां से यूक्रेन के शहर उमान जाने वाला था, जहां वो यहूदी धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक नेता रब्बी नाखमन ऑफ ब्रेस्लो की कब्र पर जाना चाहता था। ये सेटलर कब्जे वाले वेस्ट बैंक के मध्य क्षेत्र में स्थित बिन्यामिन रीजनल काउंसिल का रहने वाला है। हवाई अड्डे पर उसे तब रोक लिया गया जब अधिकारियों ने उसे बताया कि उस पर यूरोपीय संघ की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे डिपार्चर हॉल में ले जाया गया और बताया गया कि उसे वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि उसे शनिवार को इजरायल लौटने वाली फ्लाइट में बैठना होगा। इसके बाद इजरायली संसद के सदस्य अमित हलेवी, जो लिकुड पार्टी से हैं, उनके कार्यालय की ओर से एक गुहार लगाई गई। इस अपील के बाद सेटलर की वापसी को शनिवार से टालकर मंगलवार तक कर दिया गया। इसके अलावा उसे हवाई अड्डे के अंदर जिस इलाके में रखा गया था वहां कोशेर भोजन उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी गई। आखिरकार मंगलवार को ये इजरायली सेटलर इयासी एयरपोर्ट से सीधी उड़ान के जरिए वापस इजरायल लौट गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद में बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी। ये बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। बिल का नाम सेक्शनिंग एशिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। इस एक्ट के तहत रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर्स को निशाना बनाया गया है। इसमें रूसी तेल गैस कंपनियों, बड़े बैंकों, डिफेंस इंडस्ट्री और उनसे जुड़े ग्लोबल नेटवर्क पर सख्त पाबंदियों का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ उन तीसरे देशों, कंपनियों या बैंकों पर भी सेकेंडरी सेक्शन लगाने का प्रावधान है जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते पाए जाएं। मतलब साफ है, जो देश भी रूस के साथ घुमावदार रास्ते से कारोबार करेगा वो भी अमेरिकी कार्रवाई की जद में आ सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।